सरकारों के काले कारनामे देर सवेर जनता के सामने आ ही जाते हैं। भ्रष्टाचार क्या होता है, वास्तव में आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। आमतौर पर कुछ फाइलों में दिखाई देता है, कुछ पैसे के गड़बड़ झाले की बात होती है। कई बार आमदनी से ज्यादा पैसा कोई अधिकारी बना लेता है तो उसे भ्रष्टाचार बताया जाता है। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो स्पष्ट रूप से बताएगा कि वास्तव में भ्रष्टाचार होता क्या है और भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। भ्रष्टाचार करने के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल नेता और अधिकारी मिलकर करते हैं। आम आदमी के लिए नियम सख्त हैं और सरकार के लिए नियम कितने आसान हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। खबर पर बने रहिएगा, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। जनता की कमाई पर कैसे ठेकेदारों ने, अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर डाका डाला है। खबर पर आगे बढ़े इससे पहले आग्रह जरूर करूंगा, खबर यदि पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, खबर पर अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं या इसे आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। बात 2011 की है। मेजर जनरल रिटायर्ड बीसी खंडूड़ी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन चुके थे। चुनाव की तैयारी होने लगी थी। इस बीच जनता से जुड़े कई मसलों पर गंभीर फैसले सरकार को लेने थे। बात कुछ सीमांत क्षेत्रों पर आकर अटक गई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज सीमांत क्षेत्र में खोला जाए, इसको लेकर सरकार सहमत हो गई। तय हुआ कि पिथौरागढ़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जाएगा। एक जगह है मणधुरा भी या मणधारा भी इस जगह को कहा जाता है। यह पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रकाश पंत उस समय बीसी खंडूड़ी की कैबिनेट में वित्त और पर्यटन जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालते थे। नंबर 2 की कुर्सी पर प्रकाश पंत ही तैनात थे, ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। अब प्रकाश पंत हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन हम ये खबर में उनका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव डालने में प्रकाश पंत का एक महत्वपूर्ण योगदान था। एक कमिटी ने तय किया कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका नाम SIT होगा, सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो पिथौरागढ़ के मणधुरा क्षेत्र में खोला जाएगा। राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए 4.2 हेक्टेयर जमीन भी इस तकनीकी शिक्षा विभाग के नाम कर दी। अब राजस्व विभाग से 4.2 हेक्टेयर भूमि तकनीकी शिक्षा विभाग को ट्रांसफर हो चुकी थी। इस बीच चुनाव की घोषणा हो जाती है। 2012 आ जाता है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। कांग्रेस के हाथ में कमान आती है। विजय बहुगुणा कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा हो चुकी थी, शासनादेश हो चुका था, इसलिए अब इस काम को आगे बढ़ाने का जिम्मा कांग्रेस की सरकार के पास था। प्रकाश पंत पिथौरागढ़ से चुनाव भी हार जाते हैं। सरकार ने अपनी तैयारियों को तेज किया, लेकिन विजय बहुगुणा भी इंजीनियरिंग कॉलेज की नींव नहीं डाल पाए। इस बीच विजय बहुगुणा की कुर्सी चली जाती है और उत्तराखंड राज्य की कमान मिलती है हरीश रावत को। हरीश रावत मूल रूप से खुद कुमाऊं क्षेत्र के और पिथौरागढ़ क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में हरीश रावत ने पिथौरागढ़ क्षेत्र को काफी करीब से देखा है। हरीश रावत जब संसद का चुनाव जीते थे पहली बार, तो वो भी पिथौरागढ़ संसदीय सीट से ही जीते थे। हरीश रावत ने इस काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। हरीश रावत ने अपनी कोर टीम, जिसमें अधिकारियों की एक कोर टीम थी, उनके साथ काम करने को मंजूरी दी। तय हुआ कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज बीजेपी की सरकार ने प्रस्तावित किया था, मंजूरी उसे दी थी, उसे अब धरातल पर उतारा जाना है। चूंकि जमीन तो पहले ही
राजस्व विभाग तकनीकी शिक्षा विभाग को ट्रांसफर कर चुका था। अब उस पर निर्माण किया जाना था। आनन फानन में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को बिल्डिंग बनाने का जिम्मा सौंपा गया, या कह लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का जिम्मा सौंपा गया। यूपी निर्माण निगम के कई काम आपत्तिजनक थे। बाद की सरकारों ने यूपी निर्माण निगम से कई काम छीन भी लिए थे, लेकिन यूपी निर्माण निगम 2015 में बहुत ताकतवर संस्था हुआ करती थी और उत्तराखंड सरकार उत्तर प्रदेश की इस एजेंसी को कोई भी निर्माण से संबंधित काम देने में जरा सा भी गुरेज नहीं करती थी। अब कहानी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से गड़बड़झाला होना शुरू हुआ। 2015 में बहुत तेजी से इंजीनियरिंग कॉलेज का काम होना शुरू हुआ। यूपी निर्माण निगम ने बहुत तेजी से काम करते हुए 12 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। इसके बाद लैब्स बनी और बाकी तमाम चीजें बनी, उसमें भी 2 करोड़ रुपए और खर्च हो गए, यानी कुल मिलाकर 14 करोड़ रुपए खर्च हो गए। लेकिन अब बात आई इस इंजीनियरिंग कॉलेज के वास्तविक रूप से संचालन की। लेकिन हकीकत अब सबके सामने आने लगी थी। जैसा मैंने पहले ही बताया कि जो नेता होते हैं, ठेकेदार होते हैं, अधिकारी होते हैं, इनका गठजोड़ मिलकर जब काले कारनामे करता है, भ्रष्टाचार जब करता है, घोटाले जब करता है, तो उसका तत्काल पता नहीं लग पाता। जब इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालन की बात आई तो उसके परीक्षण होने शुरू हो गए। जिलाधिकारी ने सीमांत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का दौरा करना शुरू किया। बिल्डिंग कैसी बनी है, वहां पर क्या क्या सुविधाएं हैं, इसका दौरा करने के लिए जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंचे तो पता चला ये इंस्टीट्यूट तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में बना दिया गया है। यानी एक इंस्टीट्यूट ऐसे स्थान पर बना दिया जहां पर भूस्खलन का खतरा है। बच्चे अगर यहां पढ़ रहे होंगे तो उनकी पढ़ाई तो क्या होगी, उनकी जान पर खतरा मंडराता हुआ जरूर नजर आएगा। डीएम ने इसकी सूचना अपनी रिपोर्ट सहित वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दी। शासन तक यह सारी जानकारी पहुंच गई। शासन ने एक बार में अपना कोई फैसला नहीं लिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फिर से अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया। अब दूसरे डीएम भी पहुंचे और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। इसके बाद कुमाऊं के कमिश्नर का भी दौरा हुआ और उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट भेज दी, जिसमें बताया गया यह भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, यहां पर बिल्डिंग खतरनाक तरीके से बनी हुई है और भूस्खलन का खतरा मॉनसून के दौरान या बारिश के दौरान यहां पर बना रह सकता है। इसके बाद शासन के होश उड़ गए और उसने एक फैसला लिया है। रविनाथ रमन जो सचिव हैं तकनीकी शिक्षा विभाग के, उनकी तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इमारत में, इस बिल्डिंग में इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई नहीं हो सकती है। जो इंस्टीट्यूट वहां चल रहा है वो जीआईसी पिथौरागढ़ में ही चलता रहेगा। अभी यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज को शिफ्ट करना, यहां पर क्लासेस चलाना संभव नहीं है। हालांकि इसमें एक अच्छी बात यह है कि बिल्डिंग का निर्माण होता रहा और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। कई बच्चे वहां से पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उस इंजीनियरिंग कॉलेज में इन बच्चों को नहीं ले जाया गया जहां 12-14 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इंजीनियरिंग कॉलेज पहले पॉलिटेक्निक में चलता था, अब जीआईसी में भी वो चलता हुआ नजर आ सकता है। इस तरीके की घटना जब होती है तो राज्य सवाल जरूर पूछता है, राज्य के स्थानीय लोग सवाल जरूर पूछते हैं कि 14 करोड़ रुपए जिस इमारत को बनाने में खर्च हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने में खर्च हो गए, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? जिन बच्चों के लिए ये इंजीनियरिंग कॉलेज बना, अगर वो यहां पर पढ़ाई नहीं कर सकते तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों उस समय की सरकार ने इस जगह का परीक्षण नहीं कराया? क्यों भूवैज्ञानिकों की राय नहीं ली गई? क्यों आनन फानन में निर्माण कार्य शुरू करा दिए यूपी निर्माण निगम से? आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग अगर कोई व्यक्ति बनाता है, निजी क्षेत्र में अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए नियम कायदे होते हैं। उस जगह का परीक्षण की रिपोर्ट को अक्सर चेक किया जाता है। खास तौर पर लैंडस्लाइड क्षेत्र में
कोई बड़ी इमारत के लिए बड़े बड़े प्रावधान सरकार बनाती ही रहती है। वो क्यों नहीं हुआ? भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट का इंतजार क्यों नहीं किया गया? ये इसलिए क्योंकि आनन फानन में काम करना था, तेजी के साथ जो धन आवंटित किया गया था उसे खर्च करना था। और इसमें 3 वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। पहले जो शासन उस समय काम करता था, जो सरकार उस समय की थी, उस समय के जो मुखिया थे, वो इस खेल के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्हीं के अंतर्गत उनके अधिकारियों की टीम काम किया करती थी और जिन संस्थाओं को निर्माण का काम दिया जाता था वो ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करते थे। यानी जो राजनीतिक लोग हैं, वो शासन में बैठे उच्च अधिकारी और ठेकेदार, इन तीनों का गठजोड़ मिलकर काले करतूतें करता हुआ नजर आया। उन लोगों ने भ्रष्टाचार किया जिसकी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगी है। एक सवाल भी इस बारे में खड़ा होता है कि अब ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। अब जाहिर सी बात है, जो अधिकारी उस समय शासन में तैनात थे, जिन लोगों ने आनन फानन में फैसले लिए, यूपी निर्माण निगम को काम दिया, उनमें से ज्यादातर तो रिटायर हो चुके हैं। एक मास्टरमाइंड इस पूरे खेल का जो था वो तो रिटायर हो चुका है। दूसरे, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो चुनाव हार गए 2017 में भी और 2022 में भी। कुछ अधिकारी जो मध्यम स्तर के रहे होंगे, मंझोले स्तर के रहे होंगे, वो इस समय काम जरूर कर रहे होंगे, लेकिन उनकी वो भूमिका नहीं रही होगी जैसी भूमिका शीर्ष स्तर पर बैठे पदाधिकारियों की, नेताओं की, अधिकारियों की रही है। अब बात आती है, ये इमारत तो बन गई, इस इमारत का होगा क्या? क्या इस इमारत को ढा दिया जाएगा या ऐसे ही कूड़ा कचरा बने रहने दिया जाएगा? तो इस पर भी शासन ने एक मंथन किया है। मंथन यह है, उसके बाद का जो नतीजा है वो ये है कि एनडीआरएफ को ये इमारत सौंपी जा सकती है। ये इसलिए क्योंकि पूरा पिथौरागढ़ क्षेत्र बेहद संवेदनशील है। मानसून के दौरान पिथौरागढ़ का जो दूसरा हिस्सा होता है वो आमतौर पर जिला मुख्यालय से कट जाता है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जैसे बड़े इंस्टीट्यूट की आवश्यकता वहां पर महसूस की जाती रही है। अब इस बिल्डिंग को वहां पर उनके सुपुर्द किया जा सकता है, एनडीआरएफ के सुपुर्द किया जा सकता है। एसडीआरएफ तो राज्य की फोर्स है, उसको भी वहां पर एकोमोडेट किया जा सकता है अगर जरूरत होगी। वैसे वो एसडीआरएफ तो सब जगह तैनात रहती ही है। तो ये भ्रष्टाचार का एक जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। ये इमारत हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। जवाबदेही किसकी है आप खुद ही तय कर लीजिए, और जिन लोगों ने गड़बड़ झाला किया है उनके साथ क्या किया जाना चाहिए इस पर भी जवाब जरूर मिलना चाहिए, जिन लोगों ने इस बिल्डिंग को तैयार करने में बहुत तेजी दिखाई है। साथियों, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।